Good morning, student. We are doing history of 11th standard, theme third, an empire across three continents. We are on page number 71, and now we will do the late antiquity topic. मीन्स देर प्राचीन काल. इस वर्ड का मीनिंग मैंने पिछली वीडियो में भी आपको क्लियर किया था. एंटिक्विटी मतलब प्राचीन काल. जब प्राचीन काल के बिल्कुल अंतिम समय की बात करते तो इसे बोलते हैं लेट एंटिक्विटी. We shall conclude this chapter by looking at the cultural transformation of Roman world in its final centuries. हम इस पाठ में जो रोम साम्राज्य में की अंतिम शताब्दियों में, फाइनल सेंचुरी मतलब अंतिम शताब्दियों में जो सांस्कृतिक परिवर्तन आए थे उस पर हम अब विचार करेंगे. लेट एंटिक्विटी इज अ टर्म नाउ यूज्ड टू डिस्क्राइब द फाइनल fascinating period in the evolution and breakup of Roman Empire and refer broadly to the 4th to 7th centuries. इसमें बताया कि जो लेट एंटिक्विटी वर्ड है वो किस लिए यूज किया जाता है. वह उसमें रोम साम्राज्य के उद्भव जो एवोल्यूशन मतलब उद्भव हुआ, फिर विकास, ब्रेकअप मतलब पतन हो गया, इसकी सारी दिलचस्प कहानी फैक्सिनेटिव मतलब एक दिलचस्प कहानी अंत में बयान करता है. रे प्राचीन काल लेट एंटिक्विटी. नाउ द 4th century itself was one of considerable फर्मेंट. कहते जो 4th century थी, फर्मेंट बोलते हैं हलचल. एक बहुत मतलब 4th century में जो बहुत कल्चरल एंड इकोनॉमिक पार्ट था तो रोमन साम्राज्य में उसमें बहुत हलचलें देखने को मिली. मतलब काफ़ी उतार चढ़ाव आया कल्चरल सभ्यता और अर्थव्यवस्था में. एट द कल्चरल लेवल द पीरियड सा मोमेंटस डेवलपमेंट इन रिलीजियस लाइफ with the Emperor Constantine deciding to make Christianity the official religion and with the rise of Islam in the 7th century. एट कल्चरल लेवल मतलब सांस्कृतिक स्तर पर हम जब देखते हैं ये जो पीरियड था, सम मोमेंटस डेवलपमेंट इन द रिलीजियस लाइफ, लोगों की धार्मिक जिंदगी में काफ़ी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए, काफ़ी महत्वपूर्ण विकास हुए. द एम्परर कॉन्स्टेंटाइन डिसाइडिंग टू मेक क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन. और जो राजा कॉन्स्टेंटाइन था उसने जो ईसाई धर्म था उसको ऑफिशियल रिलीजन बनाने का निर्णय किया. एंड विद द राइज ऑफ इस्लाम इन द 17th century. और दूसरी महत्वपूर्ण घटना क्या हुई कि 7th century में इस्लाम धर्म का उदय हुआ रोम साम्राज्य में. बट देयर वर इक्वली इम्पोर्टेंट चेंज इन द structure of the state that began with the Emperor Diocletian, and it may be best to start with these. लेकिन राज्य ढांचे में भी उतना ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ. और ये परिवर्तन कब हुए? जब राजा डायोक्लेशियन का समय प्रारंभ हुआ. मतलब जैसे ही सांस्कृतिक परिवर्तन हुए लोगों की जिंदगी में वैसे ही राज्य के प्रबंध में भी परिवर्तन हुए, राज्य का स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ. जो डायोक्लेशियन था इसके समय में अधिकतर चेंजेस हुए और ये है 284 से लेकर 305 तक राजा बना रहा. Over expansion had led to Diocletian to cut back by abandoning territories with little strategy or economic value. अब ओवर एक्सपेंशन था मतलब डायोक्लेशियन के समय में राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार हो चुका था. इसलिए डायोक्लेशियन ने क्या निर्णय लिया कि जो टेरिटरी जो प्रदेश हैं जिनकी मतलब इकोनॉमिक वैल्यू कम है, जिनमें मतलब ज़्यादा अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, तो उन प्रदेशों को ख़त्म कर दिया, मतलब कट कर दिया और अपनी सीमा को थोड़ा, अपने साम्राज्य को थोड़ा छोटा किया उसने. डायोक्लेशियन आल्सो फोर्टिफाइड द फ्रंटियर और उसने सीमाओं पर किले भी बनाए. रिकॉग्नाइज प्रोविंशियल बाउंड्रीज एंड सेपरेटेड सिविलियन फ्रॉम मिलिट्री फंक्शन. रिकॉग्नाइज प्रोविंशियल बाउंड्रीज मतलब उसने प्रांतों का द्वारा पुनर्गठन किया. मतलब जो उसने जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं थी वह थोड़े प्रदेश कट करके जो साम्राज्य को छोटा किया और जो उनके नए प्रांत मतलब उसने द्वारा उनका पुनर्गठन किया. और क्या किया उसने? सेपरेटेड सिविलियन फ्रॉम मिलिट्री फंक्शन. सिविलियन जो फंक्शन थे मतलब सैनिक कार्य थे वो सैनिक कार्यों से उसने अलग किए. ग्रांटिंग ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द मिलिट्री और मिलिट्री को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी, उनको ज़्यादा अधिकार दिए. हु नाउ केम
हु नाउ बिकम ए मोर पावरफुल ग्रुप, जिससे कि वह मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन गया। मिलिट्री जो ग्रुप था, मिलिट्री सैनिकों का जो ग्रुप था वह पावरफुल बन गया। कॉन्स्टेंटाइन कंसोलिडेटेड सम ऑफ दीज चेंजेस एंड एडेड अदर ऑफ हिज ऑन। अब कॉन्स्टेंटाइन जो राजा था, कॉन्स्टेंटाइन जो राजा था, उसने भी इन जो चेंजेस डायक्लिशियन ने जो चेंज किए थे उन चेंजेस को द्वारा उसने क्या किया, कंसोलिडेट किया, मजबूत किया, और एडेड अदर हिज ओन, और अपने भी कुछ चेंजेस उसमें ऐड किए। हिज चीफ इनोवेशंस वर इन द मॉनेटरी स्फीयर। उसकी मुख्य इनोवेशन क्या थी मॉनेटरी स्फीयर में? मॉनेटरी स्फीयर जो मैंने मॉनेटरी आपको पिछले वीडियो में समझाया था, मुद्रा प्रणाली, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया। वेयर ही इंट्रोड्यूस ए न्यू डिनोमिनेशन, उसने एक नया डिनोमिनेशन, नया सिक्का चलाया जिसका क्या नाम था, सोलिडस, जिसे सोलिडस बोलते थे। एक क्वाइन था, एक क्वाइन ऑफ 4.5 ग्राम ऑफ प्योर गोल्ड, जो कि 4.5 शुद्ध सोने से बना हुआ था। दैट वुड इन फैक्ट आउटलास्ट द रोमन एम्पायर इटसेल्फ। और ये जो सोलिडस सिक्का था, ये रोम साम्राज्य जब खत्म हो गया उसके बाद भी चलता रहा है सिक्का, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। सोलिडी वर मिंटेड ऑन ए वेरी लार्ज स्केल, मतलब ये जो मिंटेड मतलब ढालना, बनाना, ये सिक्के बहुत लार्ज स्केल पर बहुत अधिक मात्रा में बने। एंड ये सर्कुलेशन रैन इनटू मिलियन, और मिलियन की संख्या में पहुंच गए, मतलब इतने ज़्यादा वो सिक्के इंपॉर्टेंट थे। और 4.5 ग्राम शुद्ध सोने के सिक्के थे। और रोम साम्राज्य जब खत्म हो गया, मतलब समाप्त हो गया, उसका अंत हो गया, तब उसके बाद भी ये सिक्के बनते रहे। द अदर एरा ऑफ इनोवेशन वाज द क्रिएशन ऑफ सेकेंड कैपिटल एट कॉन्स्टेंटिनोपल। अब हिंदी में कॉन्स्टेंटिनोपल को बोलते हैं कस्तुंतिया। मतलब उसकी सेकेंड इनोवेशन क्या थी, उसने सेकेंड कैपिटल बनाई, कस्तुंतिया कैपिटल बनाई, जो कहाँ है, एट द साइट ऑफ मॉडर्न इस्तांबुल इन तुर्की, जो आज तुर्की में इस्तांबुल जहाँ पे नगर बसा हुआ है। एंड प्रीवियसली कॉल्ड बाइजेंटाइन, जिसे पहले बाइजेंटाइन भी बोला जाता था। सराउंडेड ऑन 3 साइड ऑफ सी, जो तीन तरफ से सी से घिरा, समुद्र से घिरा हुआ है। एज अ न्यू कैपिटल रिक्वायर्ड ए न्यू सेनेट। अब जब न्यू कैपिटल बनी तो एक नए सेनेट भी चाहिए था। मतलब सेनेट आपको मैंने पहले बताया था कि एक कुलीन वर्ग होता है सेनेट में, जो राजा के साथ ही होता है, राजा से थोड़ा नीचे दर्जे का होता है, उसमें कुलीन वर्ग के लोग होते हैं। तो जब कैपिटल नहीं बनी तो सेनेट भी चाहिए थी, उसके लिए सेनेट के सदस्यों का दल भी चाहिए था। 4th century वाज ए पीरियड ऑफ रैपिड एक्सपेंशन ऑफ गवर्निंग क्लासेस। इसलिए 4th century जो थी, गवर्निंग क्लासेस जो गवर्नर वगैरह लोग थे, सम्राट वगैरह, राजा वगैरह लोग थे, तो उनका बहुत तेजी से एक्सपेंशन हुआ, वृद्धि हुई उनकी तेजी से। मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड एन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन स्टिमुलेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड कहते जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी, जो मुद्रा प्रणाली में स्थिरता थी, और पॉपुलेशन जब बढ़ी तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी, अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि हुई। एंड द आर्कियोलॉजिस्ट रिकॉर्ड शो कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट इन द रूरल एस्टेब्लिशमेंट, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल installation like oil presses and glass factory, in newer technologies such as screw presser and multiple water mills, and a revival of long distance trade with the east। जैसे उद्योगों में मतलब तरक्की हुई, यहाँ पे हमने देखा था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, उसके साथ साथ जो पुरातत्व विज्ञानी हमें क्या बताते हैं कि उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल क्षेत्रों में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई। इन्वेस्टमेंट वहाँ पे इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल इंस्टॉलमेंट, मतलब वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई गई। वो फैक्ट्रियाँ किस चीज़ की थी, ऑयल प्रेसेस, जब बीच में से तेल निकालने की, ग्लास फैक्ट्री, एंड इन न्यू टेक्नोलॉजी जैसे कि स्क्रू प्रेसर, जो पेस्ट दबाने वाली मशीनें बनी, एंड मल्टीपल वाटर मिल्स, और कई तरह की पानी की मिल्स भी बनी। एंड इन रिवाइवल इन द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड विद द ईस्ट, और बहुत सा धन पूर्वी देशों के साथ लंबी दूरी का व्यापार करने के लिए किया गया। मतलब जो राजा कस्तुंतिया था, कॉन्स्टेंटाइन था,
जो उसने काफ़ी पैसा खर्च किया इकोनॉमिक ग्रोथ पर, कई तरह की फैक्ट्रियाँ लगाई और कई तरह के व्यापार किए उसने। All of this carried over into strong urban prosperity that was marked by new form of architecture and exaggerated sense of लग्जरी। इससे क्या हुआ, इसके फलस्वरूप मतलब जब राजा ने इतना पैसा लगाया व्यापार के लिए और इंडस्ट्रियाँ लगाने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो इससे क्या हुआ कि शहरी संपदा जो अर्बन प्रॉस्पेरिटी थी, शहरी संपदा जो थी समृद्ध हो गई, प्रॉस्पर हो गई, मतलब शहरों ने बहुत ज़्यादा विकास किया। एंड आर्किटेक्चर्स के नए नए फॉर्म्स, नए नए रूप विकसित हुए, नए नए तरह की आर्किटेक्चर्स के नमूने सामने आए। एंड एग्जैगरेटेड सेंस ऑफ लग्जरी, और जो शान शौकत के जो सामान थे उनमें भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। लग्जरी का सामान बहुत ज़्यादा लोगों ने बनाना शुरू किया और ख़रीदारी भी इसकी बहुत ज़्यादा हुई। द रूलिंग एलिट वर वेल्दियर एंड मोर पावरफुल दैन इवन बिफोर। इससे क्या है, जब राजा ने व्यापार में पैसा लगाया तो उसके बाद उसका मुनाफा भी तो ज़्यादा होना था ना, क्योंकि राजा कर वगैरह लगाते होते हैं व्यापार पे। तो इससे क्या हुआ कि रूलिंग एलिट जो थी, शासकीय जो लोग थे, वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, बहुत पावरफुल हो गए पहले से। इन इजिप्ट 100 ऑफ पैपरी सर्वाइव फ्रॉम दीज लेटर सेंचुरी एंड दे शो as a relatively an affluent society where money was in extensive use and rural estate generated vast income in gold. Firstly, I am clearing the meaning of papyri. पेपरी मतलब जो अपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, पेपरी एक पेड़ होता था, उसके पत्ते जो हम पढ़ते ना कि भोजपत्रों पे लिखा हुआ कुछ ऐसे मिलता था हमें, पुराने जो लोग थे भोजपत्रों पे लिखते थे, वैसे ही पेपरी वही चीज़ है। तो इन इजिप्ट 100 ऑफ पेपरी सर्वाइव, कहते हैं इजिप्ट में, मिस्र में ये बहुत 100 सैकड़ों ही मतलब भोजपत्र पर लिखे हुए दस्तावेज मिले, जिससे क्या पता लगा कि दे शो अस रिलेटिवली इन एफ्लुएंट सोसाइटी वर मनी वाज इन एक्सटेंसिव यूज। एक सोसाइटी बहुत ज़्यादा प्रभावित सोसाइटी थी जो बहुत ज़्यादा धन का प्रयोग करते थे। एंड रूरल स्टेट जनरेटेड वास्ट इनकम इन गोल्ड, और रूरल जो स्टेट थी, ग्रामीण जागीरें थी, गोल्ड में बहुत सारी इनकम अपनी जनरेट करते, मतलब सोने का व्यापार बहुत वहाँ पे था। फॉर एग्जांपल इजिप्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड टैक्सेस ऑफ ओवर 2.5 million solidi a year in the regime of जस्टियन इन द 6th सेंचुरी। जस्टियन के शासनकाल में 6th सेंचुरी में जस्टियन के शासनकाल में अकेला मिस्र इजिप्ट जो था, मतलब 2.5 मिलियन सोलिडी जो सोना था कर के रूप में उस राजा को देता था। जस्टियन जो राजा था 6th सेंचुरी का, उसके शासनकाल में अकेला मिस्र ही था जो 2.5 मिलियन जो सोना था उसे कर के रूप में देता। मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पर व्यापार पैसा इतना ज़्यादा था उन लोगों के पास कि कर भी इतना ज़्यादा लोग वो राजा को देते थे, मतलब उनका मुनाफा तो कितना ज़्यादा और भी ज़्यादा होता होगा। Indeed, large part of the near eastern countryside were more developed and densely settled in the 5th and 6th century। मतलब इससे हमें क्या बताते हैं, 5th और 6th सेंचुरी में जो ईस्टर्न कंट्री साइड, मतलब इसकी तरफ जो भी देश थे उस समय बहुत ज़्यादा डेंसली मोर डिवेल्प थे, बहुत ज़्यादा डिवेल्प थे और डेंसली सेटल इन 5th एंड 6th सेंचुरी, और वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा थी 5th और 6th सेंचुरी में। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।